Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 मई 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कांवर लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी को देखते हुए तैयार किया गया है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोगों को ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो इंडियन आर्मी है वो आज के समय पर रशिया से इग्ला एस नाम का जो मिसाइल सिस्टम है इसको परचेज कर रही है। अब ये इग्ला एस है क्या दोस्तों? ये इग्ला एस है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब दोस्तों बात यह है कि जो ये इग्ला एस सिस्टम है ये कौन से प्रकार का मिसाइल सिस्टम है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी सरफेस टू एयर मिसाइल, या फिर ऑप्शन नंबर सी एयर टू एयर मिसाइल, या ऑप्शन नंबर डी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए सुपर रेलिवेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको पॉलिटी वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स को थोड़ा सा कम किया है। ये पावर्स किस चीज़ से रिलेटेड है? क्योंकि दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत बड़ी बॉडी है, इसके पास में अलग अलग एक्ट्स को लेकर पावर है। तो यहाँ पे बात हो रही है पीएमएलए एक्ट के बारे में। पीएमएलए एक्ट के बारे में आपको पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आज हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो पीएमएलए एक्ट को देखते हुए ईडी के जो पावर्स हैं इसको कम किया गया है। क्या बोला गया है, क्या ये पर्टिकुलर केस था, पीएमएलए एक्ट क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देन पेज नंबर 4 पर यहाँ पर 41 गलती से लिख गया है, इस वाले 1 को हटा दीजिएगा। पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, अगेन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। एक और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो एक समय पर फंडामेंटल राइट भी हुआ करता था। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 अलग अलग अपने स्टेप्स दिए हैं कि भैया इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, और जो सरकार है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना प्रॉपर प्रोसीजर के अपने हिरासत में नहीं ले सकती। तो क्या है पूरा मैटर, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 7 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ में लिंक करेंगे। तो केरला के अंदर में वेस्ट नाइल वायरस अभी कुछ दिनों पहले से न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि वेस्ट नाइल वायरस के कुछ केसेस केरला में दोस्तों नजर आए, जिसको लेकर वहाँ पे एक ऑफिशियल अलर्ट भी जारी किया गया। जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पर भी एक अलर्ट जारी किया गया। तो केरला को लेकर ये वेस्ट नाइल वायरस का कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसको जानेंगे। इतिहास क्या रहा है वेस्ट नाइल वायरस का, तो ये भी दोस्तों एक रेलिवेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देन आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर जो वर्ल्ड न्यूज़ है वहां पर दोस्तों इस आर्टिकल को कवर किया गया है। वहीं से ये थंबनेल हमने क्रिएट किया। आर्टिकल क्या है कि न्यू कैलेडोनिया के अंदर में दोस्तों बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ चुकी है। इतनी हिंसा बढ़ चुकी है कि फ्रांस को वहां पर इमरजेंसी लगानी पड़ी 12 दिन के लिए। क्वेश्चन ये है, न्यू कैलेडोनिया तो अलग है, फ्रांस अलग है। तो दोस्तों न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की ही एक टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी। बहुत कुछ इस आर्टिकल में समझने के लिए, ध्यान से, वो भी हम आगे कवर करेंगे। फिर उसके बाद आज के एडिटोरियल सेक्शन पर जब आएंगे तो एडिटोरियल में केवल इकलौता एडिटोरियल हमारे लिए रेलिवेंट है, वो ये है। ये भी हेल्थ की बात करता है, डाइट्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं, वो एडवाइस देते हैं कि भाई आज के समय पर जो हमारा नमक का कंजम्पशन है
वो बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO ने जो बोला है वो लिमिट बहुत कम है, उससे कई गुना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। और इस चक्कर में इंडियंस में हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाइपर टेंशन एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, और इसके पीछे का रीज़न है सॉल्ट, नमक। तो क्या है राइटर का कहना, यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपको इसी आर्टिकल पे बेस्ड मिलेगा, तो अच्छे से चीज़ों को सुनिएगा। चलिए अब आते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। थंबनेल वाले आर्टिकल में आपने देख लिया फ्रांस की बात हम कर रहे हैं। हुआ यह है, तो पहले आपको समझना होगा थोड़े मैप के ऊपर हर एक चीज़ को। ये दोस्तों आपको एक छोटा सा कंट्री देखने को मिलेगा, फ्रांस, है ना। और यहीं पर फ्रांस के ऊपर आपको यूनाइटेड किंगडम भी नजर आएगा, ब्रिटेन। अब फ्रांस, यूके या ऐसे और भी कई सारी कंट्रीज हैं इतिहास में जिनके बड़े बड़े एम्पायर रहे हैं, उन्हें बड़े एम्पायर्स एस्टेब्लिश किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करेंगे तो ये था दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में फैला हुआ था। लेकिन आज 2024 में इस एम्पायर को देखें तो ये सिमट कर जरा सा रह चुका है, ब्रिटेन इतना सा रह चुका है। कुछ वही केस दोस्तों फ्रांस के साथ में भी हुआ था। फ्रांस ने भी अपना एम्पायर काफ़ी बड़ा खड़ा किया। कैसे? अलग अलग देशों में यहाँ पर फ्रांस ने अपना पूरा रूल जमाया। जैसे आप देख पाओगे ये वो टेरिटरीज हैं, नाम यहाँ पे फ्रांस में लिख दिया है इसलिए वो टेरिटरीज हैं। अभी हम बात कर रहे थे कैलेडोनिया की, तो दोस्तों वो यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बराबर में आपको यहीं पर ये आइलैंड कंट्री नजर आएगा, न्यू कैलेडोनिया। अब ये न्यू कैलेडोनिया जो है बेसिकली ये फ्रांस की ही ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रांस ने इस पर रूल किया और फ्रांस ने इसको ओवरसीज टेरिटरी बना लिया। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर यूके से ज़्यादा आगे निकला फ्रांस। यूके तो सारे देश छोड़ छोड़ कर निकल गया और आज इतना सा सिमट के रह गया। फ्रांस ने क्या किया कि भाई हम आपको इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी देंगे मतलब आज़ादी ऐसी नहीं देंगे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैटर जैसे डिफेंस का मैटर हो गया या और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए उसको हम मैनेज करेंगे और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फ्रांस में जैसा चल रहा होगा, फ्रांस के लॉस के हिसाब से सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फ्रांस की जो करेंसी पावर होगी वो पावर्स आपको ही मिलेंगी। तो इस बेसिस पे लोगों को बहला फुसला कर प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं मिला। और ये जो टेरिटरीज है दोस्तों ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी कहलाई जाने लगी। ये फ्रांस की ही टेरिटरीज हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर हैं। अभी हम बात कर रहे थे न्यू कैलेडोनिया की, जो कि यहाँ पर है। न्यू कैलेडोनिया का इतिहास अगर आप पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो तो काफ़ी दर्दनाक है। वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ वहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन अब आज का जो ज़माना है वो आपको पता है सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। हर एक व्यक्ति के पास में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, हर एक इन्फॉर्मेशन उसके पास में है। नहीं है तो वो निकाल सकता है, हर चीज़ को जान सकता है। तो वहाँ के लोग पूरी सिचुएशन को अवेयर हैं। वहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे दुनिया भर की कंट्रीज़ ने आज़ादी ली, बट ये लोग नहीं ले पाए। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी और भी टेरिटरीज़ हैं जो फ्रांस के अंडर में आती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये पूरे दंगे हुए हैं आज के समय पर, इतने लोगों की यहाँ पर जान गई है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, वो यहीं न्यू कैलेडोनिया के अंदर की बात बताई जा रही है, जहाँ पे फ्रांस ने सिक्योरिटी वगैरह तैनात की और उन सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारे लोग इंजर हो गए। अच्छा, ऐसा क्या? तो ये कैलेडोनिया में क्या हुआ है एग्जैक्टली? तो हुआ दोस्तों ये कि हाल ही में फ्रांस ने अपने वोटिंग सिस्टम के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ बदलाव करे। अब वो बदलाव क्या थे, जरा इस चीज़ को सुनना। फ्रांस ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पेरिस से जाकर, यानी वही फ्रांस से जाकर सीधा कैलेडोनिया में जाकर वोटिंग दे सकता है। फ्रांस से जाएगा वो, ठीक है, मतलब फ्रांस में कोई भी जन्मा है, वो गया है ना, वो अगर 10 साल का हो जाता है, क्योंकि 10 साल बाद वोटिंग अलाउ है वहाँ पे, तो 10 साल बाद यहाँ पर वो वोटिंग दे पाएगा कैलेडोनिया में। इससे कैलेडोनिया के लोग नाराज़ हुए कि भाई इंसान फ्रांस का, वो अपने यहाँ से आ रहा है हमारे यहाँ पर वोटिंग देने के लिए, हमारा सिस्टम चेंज करने के लिए, अपने हिसाब से भी तो वो चीज़ें चला रहे हैं फिर भी। तो इस चीज़ से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और नाराज़गी का रीज़न उनका इतिहास भी है, जिस तरीके से उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उस वो रीज़न जिसके वजह से दोस्तों लोगों ने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस की मांग की है। लोग यहाँ पर भिड़ गए हैं, पूरी यहाँ पे देख पाओगे खतरनाक दंगे हुए हैं, फोटोज़ वगैरह आपने देखी होंगी। सिचुएशन ये बताई जा रही है कि लगभग 214 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस पूरे क्लैश में। लगभग 60 के जो आसपास मेंबर्स हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स के हैं, वो इंजर हो चुके हैं। नॉर्मल व्यक्ति की बात करेंगे 300 से ज़्यादा लोग इंजर हो चुके हैं। ये बेसिकली जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है वो डेटा है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा बदतर होगी। अब इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पर 12 दिन की जो इमरजेंसी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो दोस्तों। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। काफ़ी दिनों से लगातार चर्चाओं में ये बना हुआ था।
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल पेज नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज नंबर 1 पर तो है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है जरा जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। इन्होंने ये बोला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में जो पावर्स हैं कि भाई मान लो कोई केस आया है मनी लॉन्ड्रिंग का। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। किसी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से पैसा कमाया। अब वो जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया है वो उसका ब्लैक मनी है, काला धन है। अभी उसी काले धन को क्या कर रहा है, वो वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। उस इलीगल मनी को एज अ लीगल मनी यहाँ पर वो दिखा रहा है या लीगल मनी में कन्वर्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और ये गलत है। और इसी गलत चीज़ को रोकने के लिए, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारे पास में लॉ है, कानून है जिसका नाम है PMLA, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके नाम से ही हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब PMLA एक्ट के तहत मान लो कोई भी पर्टिकुलर केस आता है, कोई व्यक्ति जिसने ये हरकत की है PMLA के अंदर उसको धरा गया है, तो वो केस देखेगा कौन? वो केस देखेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ED के पास में पावर है PMLA के अंडर के कोई भी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला कि भाई हमारे जो लोग हैं उनके पास में राइट्स भी हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि एक इंसान को यहाँ पर पूरी तरह से कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, अगर वो व्यक्ति स्पेशल कोर्ट के सामने जाता है ना, उसको समन किया जाता है, स्पेशल कोर्ट के सामने गया, तो उसको ऐसा ट्रीट नहीं करोगे कि वो कस्टडी में है। उसको आप कस्टडी में नहीं ले जा सकते, ये यहाँ पर बोला गया। क्योंकि अभी क्या होता है, सीधा कस्टडी में डाल दिया जाता है, फिर पूछताछ की जाती है। तो कोर्ट ये बोलता है कि भैया ये ज़रूरी है ही नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एक्यूज पर्सन कि वो यहाँ पर कस्टडी में जाए या वो बेल के लिए अप्लाई करे। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ये बोलते हुए क्या हुआ, सीधा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पावर्स हैं, पावर ऑफ अरेस्टिंग की थी, ये इसको लिमिट कर दिया। क्योंकि पहले ये ED कर सकता था, किसी को अरेस्ट कर सकता था इस पर्टिकुलर केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कस्टडी में तुरंत नहीं ले सकते, है ना। चलो स्पेशल कोर्ट के पास में केस गया, स्पेशल कोर्ट यहाँ पर बुलाएगा, समन करेगा तो जाएगा इंसान, लेकिन यहाँ पर उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो कस्टडी में है, क्योंकि उसके भी अधिकार हैं। बेंच ने यह भी बोला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर कस्टडी में करना है, उस व्यक्ति को लेना है, तो उसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा उस व्यक्ति को कस्टडी में लेने के लिए। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडी होंगी, उनको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्राउंड्स देने होंगे, कुछ डिटेल्स, एविडेंसेस देने होंगे जिस बेसिस पर वो यहाँ पर कस्टडी में ले रहे हैं। तो जो स्पेशल कोर्ट है, इनके पास में थोड़ी बहुत पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये किस बेसिस पर आया? तो दोस्तों एक केस हो गया था, एक अपील यहाँ पर फाइल की गई थी तारसेम लाल के थ्रू, और ये अपील इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट में ही फाइल की थी। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ इन्होंने अपील फाइल की कि भाई मैं बेल मांग रहा हूँ, एंटीसिपेटरी बेल मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे एंटीसिपेटरी बेल मना कर दी गई है हरियाणा हाई कोर्ट के थ्रू, पंजाब हाई कोर्ट के थ्रू, तो मैं अब क्या करूँ? तो इसी कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे स्टेटमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई भी एक्यूज्ड व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है अभी, उसको आप ऐसा नहीं ट्रीट करोगे कि वो कस्टडी में है। ठीक है, जब वो कोर्ट में अपीयर होगा, जब उसको समन पर बुलाया जाएगा, तो ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं देना कि वो कस्टडी में है। दूसरी बात, जो ये कोर्ट है वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर डायरेक्ट करेगा उस एक्यूज को, यानी उस व्यक्ति को यहाँ पर वो कुछ जानकारी भी देगा, उसको सजेशन भी देगा और बताएगा भी कि भाई आपको रिलीज़ तो किया गया है, ठीक है, लेकिन आपको जब जब बुलाया जाएगा तब तब आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। और अगर उस व्यक्ति को कस्टडी में लेना है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहले स्पेशल कोर्ट में अप्लाई करना होगा और कठोर कारण देने होंगे, रीजंस देने होंगे, हाँ इस वजह से हम इसको कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो पावर्स पहले फ्री थी, वो पावर्स को थोड़ा सा लिमिट डाउन किया गया। क्लियर हो गया? ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई? अब आगे आते हैं। अब एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी आपसे डायरेक्ट। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, कोई चीज़ आती है, तो डायरेक्टली आपसे या तो इस PMLA एक्ट के बारे में पूछा जाएगा या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पूछा जाएगा। चलिए दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। ये पहले समझते हैं PMLA एक्ट क्या है। 2002 का दोस्तों ये कानून है,
ठीक है, ये वो लॉ है जिसको 2002 में लेकर आया गया। मेन मकसद इसका क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग हम बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये कानून लेकर आया गया। और इस कानून के अंदर में कोई भी केस आता है उसको देखने के लिए कौन सी बॉडी है? वो है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ये एक प्राइमरी अथॉरिटी है जिसका मेन काम होगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी केस पीएमएलए के अंडर में आया है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। और ये जो ईडी है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार मंत्रालय आपसे पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दोस्तों यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी पावर्स को कम कर चुका है कि भाई जो ईडी है वो किसी व्यक्ति को पीएमएलए के अंडर में, अगर वो व्यक्ति केवल उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है या समन पर आ नहीं रहा है तो उसके लिए ईडी अरेस्ट नहीं कर सकता। पहले ये भी पावर्स कम कर चुका है, अब और भी पावर्स कम कर दी हैं कि भाई कस्टडी में नहीं ले सकता, कस्टडी में लेना है तो ईडी को अभी स्पेशल कोर्ट से अप्लाई करना होगा, उसके बाद वो कस्टडी में ले पाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आजकल कर रहा है ईडी के साथ में, ये आपको सारी अपडेट्स ध्यान में रखनी होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ईडी, इतनी देर से हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? जरा ये डिस्कस करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन काम है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉज का वायलेशन होता है, ठीक है, पैसों से संबंधित जो भी मैटर्स है स्पेशली उनको हैंडल करने का ये काम करता है। फंक्शनिंग की बात करेंगे, बता ही चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो दो तरीके से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, हो सकता है लोग गलत कर दें, तो यहीं पे सुन लेना अच्छे से। जब आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। जब आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, हो सकता है दोनों देकर आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करके यहाँ पर जरूरी मतलब आपको कंफ्यूज कर जाएगा कि आप गलत ही जवाब दो। तो ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि डिटेल्स अगर क्लियर रहेंगी माइंड में तो उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, ये जो ईडी है कोई प्रॉपर स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर कैसे बना ये? वैसे इसको बनाया गया था 1 मई 1956 में, लेकिन उस समय पर जब बॉडी बनाई गई थी तो इसका नाम केवल एनफोर्समेंट यूनिट था। बाद में इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया 1957 में। ठीक है, और फिर आज के समय पर बहुत सारे जो पावर्स है वो उसको दिए गए। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ईडी का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको हेड करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी एक डायरेक्टर होता है जो इस पूरी बॉडी को हेड कर रहा होता है। ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली के अंदर में 10 जोनल ऑफिसेस भी हैं। और जो हर एक ऑफिस है उसमें एक डेप्यूटी डायरेक्टर है, 11 सब जोनल ऑफिस हैं और जो 11 सब जोनल ऑफिस हैं उसको डायरेक्ट करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ये, छोटी छोटी बहुत बार पूछी जाती हैं। अब दोस्तों ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इसमें कई बार आईआरएस, आईपीएस, आईएएस जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो ऑफिसर्स को भी इसमें रिक्रूट किया जाता है। टेन्योर की बात करेंगे, पहले 2 साल का टेन्योर था यहाँ पे डायरेक्टर का, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 से 5 साल। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स तक यहाँ पे डायरेक्टर का जो टेन्योर यानी वो कितने समय तक सर्व कर सकते हैं उसको कर दिया गया था। अब स्टैचुटरी फंक्शंस की बात करेंगे तो ये डिस्कस कर ही चुके हैं भैया। ईडी जो है कौन से कानून के तहत आने वाले अपराधों को इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो है, ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर दूसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या है? जो भगोड़े होते हैं पैसा लेकर, यानी देश से पैसा उठाया उसके बाद भाग गए। जैसे यहाँ पर विजय माल्या का केस आपको देखने को मिलेगा, नीरव मोदी का केस देखने को मिलेगा, ऐसे और भी बड़े बड़े यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, तो इनके केसेस को भी ईडी हैंडल करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का कोई भी इशू है, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित कोई मैटर है, उसको भी यहाँ पर ईडी हैंडल करता है। क्लियर हो गया? ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो जो फेमा और पीएमएलए वाले एक्ट हैं, यानी ये फेमा वाला और पीएमएलए वाला, ये तो पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। तो जो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकता है इस एक्ट के तहत। लेकिन जो फेमा के केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में जाते हैं और पीएमएलए के केसेस जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के तहत डील किए जाते हैं। ये भी कुछ बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना होगा। अब आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसा अभी हमने देखा, ये जो आर्टिकल था ये आर्टिकल इनफ नहीं था, इसके पीछे का ये डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हर एक न्यूज़ आर्टिकल आपको मिलेंगे जिसके पीछे ढेर सारा बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्म में ग्रुप में इस प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, जिसका जो पीडीएफ है वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो ऐसे ही पढ़ते रहो। अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप में सारा जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। सारे पीडीएफ्स इसी तरीके से मिलते हैं। दूसरी बात, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर भी है।
जैसे अभी आप नॉर्मली क्या करते हो, बहुत सारे पीडीएफ्स इकट्ठे करते हो, इकट्ठे करते रहते हो, सीक्वेंस में मैनेज करते हो, फिर जब ढूंढना हो तो ढूंढ के पढ़ते हो, स्टोरेज के इश्यूज आने लगते हैं, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक ग्रुप में सारे कंटेंट सीक्वेंस वाइज पड़े हुए हैं, डेट वाइज पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। तो 499 में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज करना है आपने, जिसके बाद यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि आपको किस तरीके से फ़ायदे होंगे, है ना। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, केरला में वेस्ट नाइल वायरस को लेकर एक वार्निंग जारी की, एक सीरियस अलर्ट जारी किया, क्योंकि कुछ केसेस वेस्ट नाइल वायरस के नजर आए जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ भी हुई, जिस वजह से मैटर थोड़ा गंभीर हो गया। आसपास के स्टेट्स को भी थोड़ा सा अलर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वेस्ट नाइल वायरस है क्या, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये आपको स्टोरी नहीं पूछी जाएगी, किस व्यक्ति की डेथ हुई, कितनी उम्र थी, है ना, इतने केसेस हर रोज आ रहे हैं, इतने केसेस अब निकले थे, है ना, उस दिन कितने केसेस आए थे, कौन किस हॉस्पिटल में एडमिट है, ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये डिटेल्स आपको एग्जाम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी और ना कभी करी हैं आज तक। कुछ पढ़ना है तो आपने क्या पढ़ना पड़ेगा, वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जानना होगा। इसके बारे में जितना हो सके उतनी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ के जाना। क्वेश्चन कहीं से ही बनेगा, आप रेडी रहोगे सॉल्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं। वेस्ट नाइल वायरस एक प्रकार का फ्लेवी वायरस है, ठीक है। ये वो वायरस है जो कहीं ना कहीं आज के समय पर और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए जाना जाता है। जैसे वेस्ट नाइल वायरस तो एक बीमारी है ही, ठीक है, उसके साथ साथ ये वो वायरस है दोस्तों, इससे सेंट लुइस एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। वेस्ट नाइल वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं इस वायरस को फैलाने वाली कौन सी चीज़ है, तो फैलाने वाली तो मच्छर है, लेकिन वायरस एग्जैक्टली किस में पाया जाता है, तो वो बर्ड में पाया जाता है। तो बर्ड रेजर्वायर है। अब वो जो बर्ड से यहाँ पर ये मच्छर क्या करेगा, इन्फेक्शन को अपने अंदर लेगा, देन उसके बाद में ये बाकी इंसानों में फैलाने लगेगा, या फिर कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स के अंदर भी वो मच्छर इस वेस्ट नाइल वायरस को फैला सकता है। तो जितने भी मेजर बर्ड माइग्रेटरी रूट्स हैं, जहाँ पे चिड़ियाँ उड़ती हैं, इधर से उधर ट्रैवल करती हैं, उन सभी रूट्स में दोस्तों वेस्ट नाइल वायरस काफ़ी कॉमन है, स्पेशली अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर वायरस कॉमनली पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये ग्लोबल लेवल पर इस वायरस का जो पूरा स्प्रेडिंग है वो हमने समझा। अब इंडिया में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों 1977, 1978 और 1981 अगर आप देखोगे ये वो पर्टिकुलर ईयर्स हैं जिन सालों में वेस्ट नाइल वायरस के जो इन्फेक्शंस है वो लगातार कंफर्म होते हुए नजर आए। ये इन्फेक्शन वेलोर में, कोलार डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट बंगाल के अंदर भी नजर आए 2017 में। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस लंबे समय से इंडिया में नजर आते हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऐसे ही और भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो वेस्ट नाइल वायरस से ही एसोसिएटेड हैं वो भी केरला में देखने को मिली हैं। स्टार्टिंग वहां से यहाँ देखने को मिली है। अब क्वेश्चन आता है ओरिजिन का। सवाल यह है कि वेस्ट नाइल वायरस सबसे पहली बार दुनिया में कहाँ से आया। ये तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर से आया, अभी दुनिया में कहाँ से आया ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वेस्ट नाइल वायरस दोस्तों सबसे पहली बार एक महिला में पाया गया था, युगांडा के वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में। युगांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उनके देश में एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहीं पर यह वायरस पाया गया था एक महिला में 1937 के अंदर। ये वो वायरस है जो सबसे पहली बार बर्ड्स में भी आइडेंटिफाई किया गया दोस्तों, नाइल डेल्टा रीजन में 1953 में। तो सबसे पहली बार जैसे मैंने बोला बर्ड्स के अंदर ही ये वायरस देखने को मिला। बर्ड्स मेन रेजर्वायर है, मेनली बर्ड्स में ये वायरस पाया जाता है। अब मच्छर जो है उन बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, देन वो उस इन्फेक्शन को अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करवा लेगा, देन वो मच्छर फिर जाकर एक इंसान के पास जाएगा, उसको काटेगा, तो वो इन्फेक्शन इंसान में जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब जो वेस्ट नाइल वायरस है लंबे समय से, पिछले 50 सालों से यहाँ पर इसके केसेस नोटिस किए जा रहे हैं। इसका ट्रांसमिशन साइकिल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मच्छर होगा वो दोस्तों क्यूलेक्स स्पीशी होगी। मच्छर की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं इनमें से जो क्यूलेक्स स्पीशी वाला मॉस्किटो है ये इस बीमारी को फैलाता है, ठीक है। और बर्ड्स एक्चुअल रेजर्वायर होस्ट हैं। फिर क्या होगा, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा, जो मच्छर होगा, वो इंसानों में या दूसरे प्रकार के जानवर यानी हॉर्स में बीमारी फैला सकता है। तो ये हो गई बर्ड्स। अब बर्ड्स से ये बीमारी है मॉस्किटो में, मॉस्किटो से यहाँ पर इंसानों में।
अब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर ये वेस्ट नाइल वायरस किसी इंसान के अंदर में पहुंचता है या किसी इंसान को यहाँ पर इससे प्रॉब्लम होती है, तो और मतलब किसी इंसान के अंदर में वायरस पहुंच जाए तो क्या दिक्कत होगी? दोस्तों बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। सबसे पहली बात, ये जो बीमारी है इसके जो सिम्टम्स है, लक्षण 2 से 6 दिन में दिखाई पड़ेंगे, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनको ज़्यादा नुकसान देगी। ये तो सिंपल सी बात है भैया, कोई भी बीमारी है जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है उनको कोई छोटी से छोटी बीमारी भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बात आती है यहाँ पर सिम्टम्स की। तो जो 80% जो इन्फेक्टेड पीपल हैं दोस्तों वो एसिम्टोमेटिक है, जिनके अंदर लक्षण इतने आसानी से नज़र नहीं आते। बाकी जो 20% केसेस बचे उनमें यहाँ पर थोड़े सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे बुखार हो जाना, सर में दर्द होना, थकान होना, शरीर में दर्द होना, नौसिया, रैशेस होना, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती हैं। और ये जो इन्फेक्शन है कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है, यानी एक अल्टीमेट लेवल का डेंजरस लेवल को क्रॉस कर जाता है। उस दौरान ये बीमारी दोस्तों, ये जो डिजीज़ है ये दिमाग पे चढ़ जाती है, तो इसका नुकसान और ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। कई बार यहाँ पर एक पैरालिसिस भी हो सकता है इंसान को। अब कई सारी जो रिपोर्ट्स है वो ये बोलती हैं जो वेस्ट नाइल वायरस है ये गुलियन बेरे सिंड्रोम या रेडिकुलोथेरेपी से भी रिलेटेड है, रेल्यूकोपैथी, ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे भी यहाँ पर इसको एसोसिएट किया गया है। बोला गया है कि वेस्ट नाइल वायरस के अंदर में नॉर्मल केसेस भी हैं और थोड़े और डेंजरस केसेस भी आते हैं। 150 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें बीमारी खतरनाक तरीके से चढ़ जाती है, उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है, दिमाग पे चढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉब्लम्स भी हमको दोस्तों नज़र आती हैं। कई इंसानों में कुछ महीने लगते हैं, आराम से वो ठीक हो जाता है। किसी इंसान की हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है जब बीमारी इतनी खतरनाक है। तो आज तक अगर हम देखें तो कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर जो वैक्सीन है वेस्ट नाइल वायरस का वो अवेलेबल नहीं है। बस खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। जैसे मैंने बोला, बुखार होता है, सर में दर्द है, मसल पेन है, तो बेसिकली क्या होगा, ऐसी जो चीज़ें हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा और उस ट्रीटमेंट से उस इंसान को थोड़ा सा ठीक किया जाएगा। तो जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वही दिया जाता है, अदरवाइज वैसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वेस्ट नाइल वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह भी पॉलिटिकली रेलिवेंट है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। अब मैटर क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी आपकी एक प्राइवेट वाली है, एक पब्लिक वाली है। प्राइवेट जैसे आप इंसान की है, बहुत सारे इंसानों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको नजर आएंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। तो कई केसेस में आप देख पाते हो जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, अपने हिस्से में लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यह है कि जो ऐसा पहला चलता था वैसा अब हम नहीं होने देंगे। पहले यहाँ पर जो स्टेट है वो बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर के इंसान की प्रॉपर्टी को अपने हिरासत में ले लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि स्टेट जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, उसको प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। किस पर्पस के लिए ले रहा है, सारी डिटेल्स प्लस कंसेंट लेना उस प्रॉपर्टी ओनर से, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो अब फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसा आर्टिकल में मेंशन किया गया। चलिए मैं एक एक करके आपको सब चीज़ें बताता हूँ। जूम कर देता हूँ आर्टिकल को ताकि आपको भी बढ़िया तरीके से ये दिखाई पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया और जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे जो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की साइड से उसको टेक ओवर कर लिया जाता है उस चीज़ से बचाया और बोला कि भाई जो भी यहाँ पर एक्विजिशन हो रहा है उसमें ओनर्स को प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए और ओनर्स के पास में राइट है। भाई आपका जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। एक समय पर वो आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, याद होगा। फिर अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद वो फंडामेंटल राइट हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार तो है ना, संविधान में तो है ना। आर्टिकल 300A के अंदर में तो पावर मिलती है ना आपको अपने प्रॉपर्टी को लेकर, अपने प्रॉपर्टी की हक की बात कर सकते हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज के समय पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने बोली है, जिसमें PS नरसिम्हा जी और साथ ही साथ में अरविंद कुमार जी यहाँ पर देखने को मिले। अब बोला यह जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को लेती है तो वो वैलिड एक्विजिशन होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स प्लस क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ली जा रही है, क्या यूज़ करोगे, प्लस उस जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली गई है
उसको फेयर कंपनसेशन भी देना होगा, प्रॉपर अमाउंट भी उसको मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है भाई उसकी प्रॉपर्टी लेके छोड़ दोगे या बहुत कम पैसा दोगे, अच्छा खासा यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती इस तरीके से एक्विजिशन करते हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर वो भी गलत है, आप इस तरीके से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, नहीं एक्वायर कर सकते। तो ये मैटर क्या था? मैटर दोस्तों यहाँ पर एक पूरे मुद्दा चल रहा था, एक जजमेंट, ये जो पूरा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एक केस के बेसिस पर आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर किया और एक अपील को रिजेक्ट कर दिया। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही थी? डिफेंड कर रही थी अपने प्राइवेट लैंड के एक्विजिशन को। तो इन्होंने एक प्राइवेट लैंड कैप्चर कर रखा था, खरीद रखा था, मतलब खरीदा क्या, उसको एक्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पर ये केस चल रहा था। इस केस में यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो ये कॉरपोरेशन है, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले तो रही है इंसान की, लेकिन उसको 60 दिन के अंदर 5 लाख रुपए देने होंगे फटाफट। आप पैसा दो तभी ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। भाई जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, वो जो ओनर है, उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना। आप केवल अपना जो प्रॉफिट है वो चीज़ देख रहे हो या अपना काम देख रहे हो। तो ये जजमेंट यहाँ पर ये बताता है। और आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां जो संशोधन किया गया था, उसी के बेसिस पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पर हटाकर आर्टिकल 300 के अंदर में एंटर किया गया। इसको एज अ फंडामेंटल राइट का जो दर्जा मिला था वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब ये आर्टिकल 300A के अंदर में रखी गई है, जिसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। और यहाँ पे बोला गया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। भाई कोई भी व्यक्ति जो है उसकी प्रॉपर्टी से उसका अधिकार छीना नहीं जा सकता, वो उसका हक है, संवैधानिक हक है। वो सीधा कोर्ट पहुंचे, कोर्ट देखेगा उस पूरे मैटर को, क्या सही है क्या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए अपने 7 जो सजेशंस हैं वो दिए हैं फॉलो करने के लिए। अब वो सजेशन क्या है फॉलो करने के लिए? सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो, राइट टू नोटिस भी ज़रूरी है। कि भाई जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर या कोई कंपनी है, वो अगर एक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है किसी पर्सन की, तो पहले आप उसको नोटिस दो। आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य यह है उस इंसान को पूरी तरह से इन्फॉर्म करो, ठीक है, कि हाँ आप उसकी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सिटीजन को सुनने का भी हक है। अब भैया वो सिटीजन है, उसकी मर्जी, वो प्रॉपर्टी बेचे ना बेचे, ज़बरदस्ती आप एक्वायर तो नहीं कर सकते। तो भाई आपको जो सिटीजन है उसको सुनना भी होगा। तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि भाई उसकी सुनवाई करो अच्छे से, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बातें रख रहा है। अगर वो किसी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो उसको भी अच्छे से सुनना होगा। फिर सिटीजन का यहाँ पर एक और राइट बनता है कि वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले, और साथ ही साथ में कह सकते हो जो हमारा स्टेट है, जो गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, वो इंसान को, उस जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करे कि भाई हम क्यों यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं, क्या रीज़न है। हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल्स सामने होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अब स्टेट की यहाँ पर यह भी ड्यूटी है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि जो ये प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन किया है वो केवल पब्लिक पर्पस के लिए ही होगा, गवर्नमेंट पर्पस के लिए होगा, ये भी दिखाना होगा। और यहीं पर सिटीजन का एक हक ये भी है कि वो एक फेयर कंपनसेशन मांगेगा कि भाई आपने मेरा प्रॉपर्टी ली है, आप उसके बदले में मुझे पैसा दो, प्रॉपर कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, ताकि मैं कहीं और जाकर उस चीज़ को यूज़ कर सकूँ, उसको इन्वेस्ट कर सकूँ। यहीं पर गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है वो ये भी है कि ये जो एक्विजिशन है दोस्तों, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब कंडक्ट करना। जो भी यहाँ पर उन्होंने खरीदा है उसको आप अच्छी तरीके से कह सकते हो टाइम के बेसिस पर इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, ये बात हमारे कोर्ट ने मेंशन की। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें अलग से भी कोई डिटेल्स है नहीं। तो लैंड को लेकर जो लॉ है वो स्पेसिफिक डिटेल्स है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर नोट्स के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। अभी के लिए ये आर्टिकल इसी तरीके से पढ़ें। चलिए आते हैं एडिटोरियल पर। ये एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। यहाँ पे 2 राइटर हैं, दोनों आपको डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे। दोनों बात करते हैं सॉल्ट को लेकर, इस बड़े से मुद्दे पर। अब क्या है कहना इनका, और सॉल्ट कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है, वो भी यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की है। चलिए पहले हम समझते हैं इनके क्या है कहने। एक एक पैरा को ध्यान से सुनना दोस्तों। राइटर बोलते हैं पिछले 3 सालों में कोविड-19 वैक्सीन की वजह से लोगों में ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन देखने को मिला। खून थोड़ा जमने से लगा, खून जमने से लोगों को हार्ट अटैक भी आया। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत छोटी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाइपर टेंशन। आज हम दोस्तों हाइपर टेंशन को इग्नोर कर देते हैं, लोगों का बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। उसके पीछे छोटी छोटी उनकी गलतियां हैं जिसके ऊपर काम करना होगा। हाइपर टेंशन को बहुत कम पब्लिक अटेंशन मिलता है।
तो आज हमें जो हाई ब्लड प्रेशर का मुद्दा है, इसको लेकर दुनिया में जागरूकता फैलानी होगी। राइटर बोलते हैं कि साल 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की। उस रिपोर्ट में सबसे पहली बार हाइपरटेंशन को लेकर बातचीत की गई। वो रिपोर्ट खुद, उसका नाम था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन। दुनिया में हाइपरटेंशन का जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, उसको लेकर इन्होंने सारी डिटेल्स पेश की। और ये बोलते हैं कि हाइपरटेंशन जो है एक साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के तौर पर दोस्तों कंसीडर किया गया, क्योंकि कई बार इंसान को यह जागरूकता होती ही नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है वो इतनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय पर लोगों की अर्ली डेथ का, जल्दी मृत्यु हो जाना। उसके पीछे का कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाइपरटेंशन होना। समझ गए? अब इसके पीछे डेटा क्या बोलता है, आप डेटा को सुना दो तो शॉक हो जाओगे। डेटा ये बोलता है कि 10.8 मिलियन, कितने, 10.8 मिलियन प्रिवेंटेबल डेथ हो रही हैं हर साल। हर साल इतनी मृत्यु हो रही है दुनिया भर में। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इससे इतनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है, ये इतना बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है कि आप ये समझो, मतलब जो तंबाकू खा रहे हैं लोग, या फिर कह सकते हो कि और कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ से इतनी ज़्यादा मृत्यु नहीं हो रही है जितनी मृत्यु यहाँ पर हाइपरटेंशन से हो रही है। तो ये बराबर का लेवल चल रहा है, इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो जो नंबर ऑफ एडल्ट्स आज के समय पर जो हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं वो पिछले 3 सालों में डबल हो चुके हैं। 3 साल नहीं, पिछले 30 सालों में। और ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी है कि अधिक से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि हम इस वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत की जो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, इनकी स्टडी आई। उस स्टडी ने एस्टिमेट ये किया कि भारत में लगभग 311 मिलियन पीपल, हर 3 एडल्ट में से हर एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। हमारे देश में जो एडल्ट्स हैं वो हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं, और इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के साथ में भी गुजर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है रीज़न राइटर बोलते हैं सॉल्ट। आज का हमारा खाने पीने का चलन ऐसा हो चुका है, फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, और वो नमक इंसान की जान का कारण बन रहा है। और इस सॉल्ट को कट डाउन करना होगा, अदरवाइज आगे जो परिणाम होने वाला है वो और डिजास्ट्रस होने वाला है। ज़्यादा नमक खाना हमारे लिए खतरे का एक बहुत बड़ा जड़ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन का। बोला जा रहा है साल 2019 में 2 मिलियन लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी की वजह से डेथ हुई उनकी। रिसर्चर्स का ये दिखाना था कि भाई यहाँ पर सॉल्ट एक मेन कारण बन रहा है लोगों का। रिसर्च ये बताती है कि भैया आपको नमक कम करना होगा अगर अपने हार्ट से संबंधित बीमारियों को अपने बॉडी में पैदा नहीं करना है तो। कितना नमक खाएं अगर खाना है तो? भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, WHO है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। WHO ये बोलता है डेली बेसिस पे आप जो नमक खाएंगे वो आपका 5 ग्राम होना चाहिए। 5 ग्राम डेली सॉल्ट इंटेक आपका होना चाहिए। लेकिन पता है इंडियंस का सॉल्ट इंटेक, एक एवरेज सॉल्ट इंटेक कितना है? 11 ग्राम से ज़्यादा, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। जो रिकमेंडेशन है उसके दुगने से भी ज़्यादा। और यही हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से इंडिया में 1,75,000 के आसपास मृत्यु हो रही है दोस्तों। तो हाइपरटेंशन कोई इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है अगर हम अपने डाइट को फॉलो करें, लेकिन उसको नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा मुद्दा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें। अब आगे राइटर काफ़ी सारे सोल्यूशन देते हैं कि हमें ऐसे ही चीज़ों के ऊपर रोक कैसे लगानी होगी। पहले ये समझिए क्या है पूरा मैटर। यहाँ पर राइटर बात करते हैं कि जो मतलब कि ऐसे फूड हैं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है। आप टैक्स को बढ़ाओ, क्योंकि आज जो एक चिप्स का पैकेट आ रहा है, अगर वो एक बड़ा चिप्स का पैकेट इंसान कंज्यूम कर रहा है तो अपना डेली जो सॉल्ट इंटेक है उसने वहाँ से कंज्यूम कर लिया, अब वो बाकी चीज़ें भी खाएगा तो सॉल्ट इंटेक बढ़ता चला जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना यह है कि ये जो HFSS है दोस्तों, HFSS समझ गए, यहाँ पर बात हो रही है टैक्स लगाने की जो हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर वाले फूड्स हैं उनके ऊपर में, जिनके अंदर में प्रोटीन, विटामिन, फाइटोकेमिकल, मिनरल या फाइबर कम है। और यही चीज़ की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ये सब तो है ही नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें भरी हैं? चीनी, नमक, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कैलोरीज,
जो एक इंसान को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हो उसकी हेल्थ पर। और इनको अगर रेगुलर कोई खा रहा है या ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो अपने बॉडी को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। राइटर बोलते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है कि हम इन फूड्स के ऊपर में टैक्स लगाएं, टैक्स को बढ़ाओ ताकि ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएं, लोग परचेज ना करें। इसके बदले में जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स कम करो ताकि वो ज़्यादा बिके। तो जब बात आती है हेल्थ रिस्क की दोस्तों, तो ये जो फूड हैं हाई फैट, शुगर, सॉल्ट वाले, इसकी वजह से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस आ रहे हैं। इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है आज के समय पर अगर आप देखोगे तो ये पुअर डाइट की वजह से हो रही है। 1.2 मिलियन डेथ हो रही है एनुअली। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इतने सारे लोगों की जान जा रही है केवल इस बेकार से फूड की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर ही पड़ रहा है। भाई मोटापे की वजह से इंडिया को लगभग 2017 के अंदर में जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ा भारत पे वो $23 बिलियन का था। और ये इस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता चले जाएगा। लोगों की अनहेल्दी डाइट्स की वजह से इंसान की जान जा रही है। वही इंसान दोस्तों एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट एसेट है, वही कंट्रीब्यूशन करेगा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और आज के समय पर जो ये नुकसान हो रहा है वो 2060 तक $480 बिलियन हो सकता है। और इंडिया में जो कंजम्पशन है इन फास्ट फूड का वो ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर हम हैं। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप देख पाओगे 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनी भरकर व्यापार कर रही हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। राइटर बोलते हैं कुछ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। इन फूड्स के ऊपर में टैक्स लगाओ। जैसे 60 से ज़्यादा देश दोस्तों, 60 से ज़्यादा कंट्रीज ऑलरेडी जो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें चीनी भरी हुई है उसके ऊपर टैक्स लगा चुकी हैं। जबकि 16 देश जो है वो दूसरे जिसमें चीनी ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है वो वाले फूड के ऊपर टैक्स लगा चुके हैं, टैक्स को बढ़ा चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं जैसे डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। इन सब देशों में दोस्तों इन फूड्स के ऊपर में टैक्स लगाया गया है। कोलंबिया ने हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर में टैक्स लगाया है। इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए, स्पेशली केरला ने यहाँ पर 2016 में ये काम किया था, एक फैट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इसको जीएसटी में मिला दिया गया 2017 में। तो जीएसटी और न्यूट्रिशनल कंटेंट के बीच में अगर हम देखें तो भारत में जो आज के समय का जीएसटी सिस्टम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सिस्टम है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर टैक्स लगाता है। स्नैकी जो हमें सॉल्टी स्नैक हो गए या कह सकते हो कि शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स हो गए वो। लेकिन दोस्तों सही लेवल पर ये काम नहीं हो पा रहा है ना। ये टैक्स लग रहे हैं लेकिन उसको हमें सही तरीके से लगाना होगा। अब वो कैसे लगा सकते हैं? राइटर बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन हो गया, ये जो बॉडीज हैं इनके रिकमेंडेशन क्या है? इनका कहना यह है कि हमें ये जो पूरी तरह से इसकी डेफिनेशन है कि भैया कौन सा फूड में कितना फैट, शुगर, सॉल्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना होगा और जिस प्रोडक्ट में जितना न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पर टैक्स लगाना होगा। ये एक अच्छा मॉडल है, इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इस मॉडल में क्या होगा कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फैट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा और ये चीज़ें कम होंगी, यानी वो हेल्दी प्रोडक्ट है तो टैक्स कम लगेगा। इससे क्या होगा? मार्केट में खुद हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स प्रमोट कर रहे होंगे। तो ये काम किया जा सकता है। और ये जो टैक्सेशन है, इस टैक्सेशन का जो मेन एम होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाने पे ध्यान मत दो। आपको मेन एम में ध्यान रखना होगा हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। अपनी इनकम जनरेट करने पर मत ध्यान दो। एक इंसान की जो जान है वो अगर सब कुछ सही है तो आगे बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज़ को एंकरेज करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दियर प्रोडक्ट्स को लाएं, क्योंकि टैक्स लगाने से ही बढ़िया यह है कि कंपनी को लॉस हो। इससे अच्छा बढ़िया बात यह है कि कंपनीज़ को सपोर्ट किया जाए कि वो कंपनी नए नए हेल्दियर प्रोडक्ट्स को लेकर आए हो जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना मिले हो, लेकिन ऐसी चीज़ मार्केट में आपको मुश्किल से कुछ मिलेंगी, है ना। अगर हेल्दी चीज़ें होंगी तो वो कंज्यूमर्स को मोटिवेट करेंगे कि वो बेटर डाइट को अच्छी तरीके से कह सकते हो कि अपने आप फॉलो करता हुआ चले। ठीक है ना, चलिए आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन पर। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर आपने आर्टिकल अच्छे से पुनः पढ़ा है, सुना है तो बढ़िया तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन है डिस्कस द राइजिंग कंजम्पशन ऑफ HFSS फूड्स इन इंडिया। भाई जो हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट वाले फूड हैं इनका जो कंजम्पशन इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, पहले तो ये डिस्कस करना है। फिर दूसरा, इसकी वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या हो रहा है। फिर दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि भाई बताइए अगर ऐसे फूड के ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो इससे कितने बेनिफिट्स और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं।
तो भाई इसी के ऊपर में आपने 250 शब्दों में उत्तर देना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन बोलता है, भारत में HFSS खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए इसके निहितार्थ और ऐसे खाद्य पदार्थों पर उच्च करों को लागू करने के संभावित लाभों पर चर्चा करें। वही टैक्स वगैरह लगाने से क्या फ़ायदा होगा ये आपने बताना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए दोस्तों? तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। चलिए आते हैं अपने यूपीएससी के इस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, इंडियन आर्मी रशियन इग्ला एस नाम का जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको परचेज कर रही है। ये इग्ला एस कौन से प्रकार की मिसाइल है? तो पढ़ाया था ना कल, ये एक मैनपेड मिसाइल है दोस्तों, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी कंधे पे रखकर इस मिसाइल को दाग सकता है दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर, ड्रोन पर या हेलीकॉप्टर्स पर। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।